दोस्तों, अगर आप 1980s या 90s के इंडिया को याद करें तो उस दौर की एक आवाज़ थी। वो आवाज़ किसी पॉलिटिशियन की स्पीच नहीं थी। वो आवाज़ किसी फिल्म का गाना नहीं थी। वो आवाज़ थी एक इंजन की। टुक 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 टुक। ये आवाज़ थी बजाज चेतक की। एक ऐसा स्कूटर जिसके लिए लोगों ने 10 साल इंतजार किया। एक ऐसा स्कूटर जो दहेज में मांगा जाता था। एक ऐसा स्कूटर जिस पर हमारे पिता, हमारी माँ और हमारे 2 भाई बहन यानी पूरी फैमिली एक साथ बैठकर घूमते थे। लोग कहते हैं कि फोर्ड ने अमेरिका को पहिए दिए, लेकिन बजाज ने इंडिया को चलना सिखाया। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। ये सिर्फ एक जिंगल नहीं था, ये एक इमोशन था। लेकिन आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं, राहुल बजाज, उन्होंने सिर्फ स्कूटर नहीं बनाया, उन्होंने इंडिया के कॉरपोरेट वर्ल्ड को एक रीढ़ की हड्डी दी, यानी स्पाइन। वो एक अकेले ऐसे बिजनेसमैन थे जो इंदिरा गांधी के सामने खड़े होकर उनकी पॉलिसीज को गलत बोल सकते थे। वो अकेले ऐसे बिजनेसमैन थे जो अमित शाह के सामने खड़े होकर डर का माहौल डिस्कस कर सकते थे। वो डरते नहीं थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ राहुल बजाज की नहीं है। ये कहानी 4 जनरेशन्स की है। जमनालाल बजाज, जिन्होंने गांधी जी के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। राहुल बजाज, जिन्होंने लाइसेंस राज से लड़कर स्कूटर बनाया। राजीव बजाज, जिन्होंने अपने पिता से लड़कर स्कूटर बंद करवाया और मोटरसाइकिल बनाई। और संजीव बजाज, जिन्होंने बाइक बेचते बेचते इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस खड़ी कर दी। ये कहानी है कॉन्फ्लिक्ट की, पॉलिटिक्स की, इनोवेशन की और ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसे एक कंपनी जो मरने वाली थी, जिसने अपना मार्केट शेयर खो दिया था हीरो होंडा के सामने, वो वापस खड़ी हुई और आज दुनिया के 70 देशों में बाइक्स एक्सपोर्ट करती है। आइए इस 100 साल के इतिहास को खोलते हैं, एक एक परत, एक एक फैक्ट। चैप्टर 1, द गांधी कनेक्शन, 1926 टू 1942। बजाज ग्रुप की शुरुआत किसी फैक्ट्री में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत आज़ादी की लड़ाई में हुई थी। फाउंडर थे जमनालाल बजाज। वो राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से थे, लेकिन उन्हें वर्धा, महाराष्ट्र के एक अमीर सेठ बछराज ने गोद यानी अडॉप्ट किया था। जमनालाल के पास बेहिसाब दौलत थी। लेकिन जब वो महात्मा गांधी से मिले तो उनका जीवन बदल गया। गांधी जी ने उन्हें अपना 5वां बेटा, 5th सन कहा। जमनालाल बजाज ने अपनी सारी दौलत, अपना सारा वक्त देश की आज़ादी के लिए दे दिया। वो कांग्रेस के ट्रेजरर बन गए। 1942 में जमनालाल जी का देहांत हो गया। उस वक्त बजाज का बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग का था। उनके बेटे कमल नयन बजाज ने बिजनेस संभाला। कमल नयन बजाज ने सोचा कि आज़ादी के बाद इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत होगी। जवाब था ट्रांसपोर्ट। इंडिया के पास सड़कें नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सस्ता साधन चाहिए था। कार बहुत महंगी थी, साइकिल बहुत स्लो थी। बीच का रास्ता क्या था? स्कूटर। 1960s में बजाज ऑटो ने इटली की कंपनी पियाजियो के साथ डील की। पियाजियो वही कंपनी है जो वेस्पा बनाती है। बजाज ने वेस्पा स्कूटर इंडिया में बनाना शुरू किया। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है उस आदमी की जिसने बजाज को बजाज बनाया, राहुल बजाज। चैप्टर 2, द प्रिंस रिटर्न्स, 1965। राहुल बजाज एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थे। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए एमबीए करने। 1960s में हार्वर्ड जाना कोई मामूली बात नहीं थी। वहाँ उन्होंने सीखा कि अमेरिकन कंपनीज कैसे स्केल करती हैं, कैसे मास प्रोडक्शन होता है। जब वो 1965 में इंडिया वापस आए तो उन्हें लगा कि वो सीईओ बनेंगे, लेकिन उनके पिता ने कहा नहीं, तुम फैक्ट्री में जाओगे, तुम फ्लोर पर काम करोगे। राहुल बजाज ने सेल्स डिपार्टमेंट से शुरू किया, फिर परचेज डिपार्टमेंट में गए, फिर ऑडिट में गए। उन्होंने कंपनी का हर एक नट बोल्ट समझा। 1968 में वो सीईओ बने और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी, इंदिरा गांधी का लाइसेंस राज। दोस्तों, आज हम फोन पर ऑर्डर करते हैं और कल सामान आ जाता है। 1970s का इंडिया ऐसा नहीं था। उस वक्त सरकार डिसाइड करती थी कि आप कितने स्कूटर बनाओगे। अगर आपकी फैक्ट्री की लिमिट 6000 स्कूटर साल की है और आपने 6001 बना दिए तो वो क्राइम था, आप जेल जा सकते थे। डिमांड थी 1 लाख स्कूटर की। बजाज को बनाने की परमिशन थी सिर्फ 6000 की। इसका नतीजा क्या हुआ? वेटिंग पीरियड। बजाज चेतक का वेटिंग पीरियड 10 साल तक पहुंच गया था। आप आज स्कूटर बुक करिए, जब आपका बेटा स्कूल जाएगा तब स्कूटर मिलेगा। लोग स्कूटर की बुकिंग स्लिप को दहेज में देते थे। लोग स्कूटर की बुकिंग स्लिप को ब्लैक में बेचते थे। अगर स्कूटर का दाम 5000 रुपए था तो ब्लैक में वो 8000 या 10,000 में बिकता था। राहुल बजाज के पास 2 रास्ते थे, या तो वो सरकार के आगे झुक जाते और प्रोडक्शन कम रखते, या वो लड़ते। राहुल बजाज ने लड़ना चुना। चैप्टर 3, द वॉर विद पियाजियो। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पियाजियो का लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया।
पियाजियो ने बजाज से कहा, अब तुम हमारा डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकते, तुम वेस्पा नहीं बना सकते। ये बजाज के लिए डू और डाई मोमेंट था। उनके पास टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं था, उनके पास डिज़ाइंस नहीं थे, लेकिन राहुल बजाज ने अपने इंजीनियर से कहा, हम अपना स्कूटर बनाएंगे। उन्होंने वेस्पा के डिज़ाइन को रिवर्स इंजीनियर किया, उसमें चेंजेस किए, इंडिया की खराब सड़कों के हिसाब से उसे हैवी किया, उसका सस्पेंशन बदला और एक नया स्कूटर लॉन्च किया। इसका नाम रखा गया महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर, चेतक। चेतक कोई खूबसूरत मशीन नहीं थी, वो भारी था, जब स्टार्ट होता था तो पूरा शरीर हिल जाता था, उसको राइट साइड झुकाकर किक मारनी पड़ती थी, लेकिन वो रिलायबल था, वो चलता रहता था। पियाजियो ने बजाज पर केस कर दिया। अमेरिका में केस हुआ, यूरोप में केस हुआ। उन्होंने कहा बजाज ने हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की है। राहुल बजाज डरे नहीं, उन्होंने कोर्ट्स में लड़ाई लड़ी। उन्होंने साबित किया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद टेक्नोलॉजी डेवलप की है। आखिर में बजाज जीत गया। ये एक इंडियन कंपनी की ग्लोबल स्टेज पर पहली बड़ी जीत थी। एक छोटी सी कंपनी ने इटालियन के जायंट को हरा दिया था। चैप्टर 4, द मोनोपोली एंड द एरोगेंस। 1980s आते आते बजाज ऑटो मोनोपोली बन चुकी थी। मार्केट शेयर 90% के आसपास था। राहुल बजाज किंग ऑफ द रोड थे। उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया, सरकार से लड़ लड़कर लाइसेंस कैपेसिटी बढ़ाई। उन्होंने औरंगाबाद में एक जायंट फैक्ट्री लगाई, वालुज प्लांट। इस फैक्ट्री का उद्घाटन करने खुद राजीव गांधी आए थे। बजाज इतना स्ट्रांग था कि वो डीलर्स को सुनते ही नहीं थे। कस्टमर सर्विस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्यों होगी? जब कस्टमर 10 साल वेट करने को तैयार है तो आपको कस्टमर को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल बजाज का एटीट्यूड था, यू टेक व्हाट आई मेक। लेकिन बिजनेस में एक रूल है, सक्सेस ब्रीड्स एरोगेंस एंड एरोगेंस ब्रीड्स फेलियर। राहुल बजाज को लगा कि स्कूटर हमेशा चलेगा। उन्हें लगा कि इंडियन फैमिली कभी मोटरसाइकिल पर शिफ्ट नहीं होगी। मोटरसाइकिल महंगी होती है, उसमें सामान रखने की जगह नहीं होती, उसमें स्पेयर व्हील नहीं होता। स्कूटर प्रैक्टिकल है। यही वो गलती थी जो उन्हें भारी पड़ने वाली थी। चैप्टर 5, द हीरो कम्स। 1984 में इंडिया की इकॉनमी थोड़ी खुली। जापानी कंपनीज को आने की परमिशन मिली। हीरो ने होंडा के साथ हाथ मिलाया, टीवीएस ने सुजुकी के साथ हाथ मिलाया, एस्कॉर्ट्स ने यामाहा के साथ हाथ मिलाया। बजाज ने भी कोशिश की, वो होंडा से बात कर रहे थे, लेकिन डील नहीं हुई। बजाज अकेले रह गए। 1985 में हीरो होंडा ने बाइक लॉन्च की, CD100। इस बाइक ने इंडिया का दिमाग बदल दिया। बजाज का स्कूटर 2 स्ट्रोक इंजन था। वो पेट्रोल पीता था, 30-35 का एवरेज देता था और धुआं छोड़ता था। हीरो होंडा CD100 4 स्ट्रोक इंजन थी। वो 80 का एवरेज देती थी। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। पहले लोगों ने कहा बाइक नहीं चलेगी, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे। इंडिया का यूथ बदलने लगा। उन्हें स्कूटर अंकल टाइप लगने लगा, उन्हें बाइक कूल लगने लगी। धीरे धीरे बजाज का मार्केट शेयर गिरने लगा। 1990s के एंड तक हीरो होंडा नंबर 1 बन गया और बजाज नंबर 2 हो गया। और हालत ऐसी थी कि अगर बजाज ने कुछ नहीं किया होता तो वो नंबर 3 या 4 पर चले जाते या खत्म हो जाते। लोग कहने लगे थे कि बजाज का जमाना गया। चैप्टर 6, द सनराइजेस। राजीव बजाज। यहां एंटर होते हैं राजीव बजाज, राहुल बजाज के बड़े बेटे। वो वॉरविक यूनिवर्सिटी यूके से इंजीनियरिंग करके वापस आए थे। वो मैन्युफैक्चरिंग समझते थे, टेक्नोलॉजी समझते थे। राजीव बजाज ने आते ही कंपनी को स्कैन किया। उन्हें जो दिखा वो डरावना था। उन्होंने देखा कि बजाज ऑटो एक मोटी सुस्त कंपनी बन गई है। क्वालिटी खराब है, डिजाइन्स पुराने हैं और सबसे बड़ी बात, कंपनी अभी भी स्कूटर से चिपकी हुई है। राजीव बजाज ने अपने पिता राहुल बजाज से कहा, हमें स्कूटर बंद करना पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए, राहुल बजाज जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्कूटर बनाया, जिनकी पहचान स्कूटर थी, उन्हें उनका 25 साल का बेटा कह रहा है कि स्कूटर बंद कर दो। राहुल बजाज ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, स्कूटर हमारा ब्रेड एंड बटर है। हम मोटरसाइकिल बनाएंगे लेकिन स्कूटर बंद नहीं करेंगे। यहां बाप और बेटे के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हुई। राहुल बजाज वॉल्यूम चाहते थे, राजीव बजाज परफॉर्मेंस चाहते थे। राहुल बजाज मास मार्केट चाहते थे, राजीव बजाज नीश मार्केट चाहते थे। राजीव ने कहा, अगर हम होंडा को हराना चाहते हैं तो हम होंडा की गेम नहीं खेल सकते। होंडा माइलेज की गेम खेल रहा था, 100 सीसी बाइक्स। राजीव ने कहा, हम पावर की गेम खेलेंगे। राजीव बजाज ने कंपनी के अंदर एक नई टीम बनाई, यंग इंजीनियर्स की टीम। उनका टारगेट था एक ऐसी बाइक बनाना जो इंडिया में आज तक किसी ने नहीं देखी। एक ऐसी बाइक जो दिखने में मस्कुलर हो, जिसका इंजन पावरफुल हो, जो माइलेज के लिए नहीं बल्कि थ्रिल के लिए चलाई जाए। प्रोजेक्ट का नाम था पल्सर। चैप्टर 7, द पल्सर मूवमेंट 2001।
2001 में बजाज ने पल्सर लॉन्च की 150 सीसी और 180 सीसी इंजन्स के साथ। इसमें टेक्नोलॉजी थी DTSI, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। ये टेक्नोलॉजी बजाज ने खुद इन्वेंट की थी। इसमें इंजन में एक की जगह 2 स्पार्क प्लग होते थे, जिससे फ्यूल बर्निंग बेटर होती थी और पावर ज्यादा मिलती थी। पल्सर का ऐड आया, डेफिनेटली मेल। इस ऐड ने इंडियन मर्दों की साइकोलॉजी को हिट किया। बाइक अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, बाइक अब मैस्कुलिनिटी का सिंबल थी। पल्सर सुपर हिट हो गई। इसने हीरो होंडा CBZ को खत्म कर दिया। इसने बजाज को वापस मैप पर ला दिया। राजीव बजाज ने प्रूव कर दिया कि वो सही थे। 2009 में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, बजाज ऑटो आज से स्कूटर बनाना बंद कर देगा। लोगों ने कहा यह सुसाइड है। होंडा अभी भी एक्टिवा बेच रहा था और खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन राजीव बजाज का लॉजिक क्लियर था। वो कहते थे, मैं मैकडॉनल्ड्स बनना चाहता हूं। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर बेचता है, वो पिज्ज़ा नहीं बेचता। अगर मैं सब कुछ बनाऊंगा तो मैं कुछ भी ढंग से नहीं बना पाऊंगा। मुझे स्पेशलिस्ट बनना है, जनरलिस्ट नहीं। बजाज ने स्कूटर बंद किया और पूरा फोकस मोटरसाइकिल पर लगा दिया। पल्सर, डिस्कवर, प्लैटिना, एवेंजर, डोमिनार, KTM। हाँ, KTM। चैप्टर 8, द KTM मास्टर स्ट्रोक। 2007 में बजाज ने ऑस्ट्रिया की एक छोटी सी कंपनी KTM में स्टेक खरीदा। KTM उस वक्त लॉस में थी, वो डर्ट बाइक्स बनाती थी। राजीव बजाज ने KTM के CEO स्टेफान पियरे से कहा, तुम डिजाइन करो, हम मैन्युफैक्चर करेंगे। इंडिया में लेबर सस्ती है, बजाज की चकान फैक्ट्री वर्ल्ड क्लास है। बजाज ने KTM बाइक्स इंडिया में बनाना शुरू किया और वहां से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। आज KTM दुनिया की सबसे बड़ी प्रीमियम मोटरसाइकिल कंपनीज में से एक है और बजाज के पास KTM का 48% स्टेक है। आज बजाज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्कूटर का मोह छोड़ दिया। चैप्टर 9, द स्प्लिट 2008। अब बात करते हैं परिवार की। राहुल बजाज के 2 बेटे थे, राजीव और संजीव, और उनके भाई शिशिर बजाज भी थे। 2008 में बजाज एम्पायर का बंटवारा हुआ। शिशिर बजाज अलग हो गए, बजाज हिंदुस्तान, शुगर और कंज्यूमर केयर। राहुल बजाज के पास ऑटो और फाइनेंस रह गया। राहुल बजाज ने बहुत समझदारी से अपने दोनों बेटों को अलग अलग जिम्मेदारी दी ताकि उनमें लड़ाई ना हो। राजीव बजाज को मिला बजाज ऑटो, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। संजीव बजाज को मिला बजाज फिनसर्व, फाइनेंस, इंश्योरेंस। उस वक्त सबको लगा कि राजीव को असली हीरा मिला है ऑटो कंपनी और संजीव को कुछ छोटा सा मिला है फाइनेंस कंपनी, लेकिन संजीव बजाज ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चैप्टर 11, द हिडन जायंट, बजाज फाइनेंस। संजीव बजाज ने देखा कि इंडिया का मिडिल क्लास बढ़ रहा है। उन्हें टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, फोन चाहिए, लेकिन उनके पास कैश नहीं है। बैंक्स उन्हें लोन देते नहीं थे क्योंकि पेपरवर्क बहुत था। क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास था नहीं। संजीव बजाज ने लॉन्च किया 0% EMI कार्ड। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स जैसे विजय सेल्स, क्रोमा के साथ टाई अप किया। उन्होंने कहा, आप हमारा कार्ड वो टीवी खरीदो, कोई ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ प्रोसेसिंग फी लगेगी। ये मॉडल आग की तरह फैल गया। बजाज फाइनेंस ने डेटा एनालिटिक्स का यूज किया। वो कस्टमर का सिबिल स्कोर और हिस्ट्री चेक करके 5 मिनट में लोन अप्रूव करते थे। देखते ही देखते बजाज फाइनेंस सिर्फ बाइक लोन कंपनी नहीं रही, वो इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल लेंडर बन गई। आज बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप बजाज ऑटो से ज्यादा है। सोचिए, जिस कंपनी को साइड बिजनेस माना जाता था वो मेन बिजनेस से बड़ी हो गई। ये संजीव बजाज का विजन था। चैप्टर 11, द लेगेसी ऑफ राहुल बजाज। फरवरी 2022 राहुल बजाज का देहांत हो गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इंश्योर किया कि उनका एम्पायर सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने हमें सिखाया कि बिजनेसमैन होना सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। जब 2002 के गुजरात राइट्स हुए थे तब राहुल बजाज अकेले इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने CII की मीटिंग में नरेंद्र मोदी, उस वक्त के CM, से सवाल पूछे थे। जब सरकार की पॉलिसीज गलत लगती थीं वो बोलते थे। लोग उन्हें मुंहफट या आउटस्पोकन कहते थे, लेकिन वो कहते थे, अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो मैं आईने में अपनी शक्ल कैसे देखूंगा। वो इंडिया के आखिरी बॉम्बे क्लब इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो चाहते थे कि इंडियन कंपनीज को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन जब कंपटीशन आया तो उन्होंने कंपटीशन को हराया भी। कंक्लूजन, द बजाज एल्गोरिदम। तो दोस्तों, इस 100 मिनट की सागा से हमें क्या सीखने को मिलता है? बजाज परिवार की सक्सेस का एल्गोरिदम क्या है? नंबर 1, एडेप्टेशन इज सर्वाइवल। जमनालाल ने ट्रेडिंग की, कमल नयन ने स्कूटर बनाया, राहुल ने स्केल किया, राजीव ने मोटरसाइकिल बनाई, संजीव ने फाइनेंस बनाया। हर जनरेशन ने बिजनेस को बदला। जो नहीं बदलते, जैसे LMP, प्रीमियर, पद्मिनी, वो मर जाते हैं। नंबर 2,
फोकस स्ट्रैटेजी। राजीव बजाज ने सिखाया कि स्पेशलिस्ट बनो, सब कुछ करने की कोशिश मत करो। स्कूटर छोड़ा तभी बाइक में नंबर 1 बने। लेस इज मोर। नंबर 3, रिवर्स इनोवेशन। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी वेस्ट से ईस्ट आती है। बजाज ने दिखाया कि हम इंडिया में टेक्नोलॉजी बनाकर वापस वेस्ट को बेच सकते हैं। DTSI KTM मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 4, डेटा इज द न्यू ऑयल। संजीव बजाज ने दिखाया कि अगर आपके पास कस्टमर का डेटा है तो आप पैसा बना सकते हैं। बजाज फाइनेंस एक टेक कंपनी है जो फाइनेंस बेचती है। नंबर 5, स्पीक ट्रुथ टू पावर। राहुल बजाज की लेगेसी ये है कि डर के मत जियो, एथिक्स और स्पाइन के साथ बिजनेस करो। बजाज की कहानी इंडिया की कहानी है, एक गुलाम देश से एक ग्लोबल सुपर पावर बनने तक का सफर, एक स्कूटर से दुनिया की सबसे फास्ट बाइक्स तक का सफर। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सड़क पर किसी पल्सर को व्रूम करके निकलते हुए देखें या बजाज फाइनेंस के पार्ट से EMI पर फोन लें, तो याद रखिएगा उस परिवार को जिसने 100 साल लगाए हैं इस ट्रस्ट को बनाने में। दोस्तों, ये थी बजाज डायनेस्टी की पूरी कहानी, एकदम डिटेल में, फैक्ट्स के साथ, बिना किसी मिर्च मसाले के। अगर आपको लगता है कि हमने वैल्यू ऐड की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में किस पर डीप डाइव करें? शून्य साइनिंग ऑफ। हमारा कल, हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर की बिल्डिंग। जय हिंद।